हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही हो और इसी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए हम आपके लिए लाए थे अभ्यास सीरीज़। इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आज आपके लिए है और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 3। इसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे विद अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट एंड विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, रेडी? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यूपीएससी ईपीएफओ गाइड बुक के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप एक मूविंग बैनर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये मूविंग बैनर इसी गाइड बुक के बारे में है, जिस गाइड बुक में आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की लेवल क्या है और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है एग्जाम का, और यहाँ तक कि सारे पीवाईक्यूज विद डिटेल्ड सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे इन्हीं गाइड बुक में। ये गाइड बुक बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सबको पता है। ये गाइड बुक आपको कैसे मिलेगी? ये एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका। डन। और आज की वीडियो में जो PDF आपको मिलेगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दैट सेज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस इज एज पर व्हाट। क्वेश्चन कह रहा है जो एंटरप्राइज की इकोनॉमिक लाइफ है उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं पीरियोडिक इंटरवल में। पीरियोडिक मतलब इक्वल इंटरवल में हम स्प्लिट कर रहे हैं। इक्वल इंटरवल में स्प्लिट हम क्यों करते हैं? जिससे कि हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें और उस मेजरमेंट करने के बाद हम उसको कंपेयर कर सकें प्रीवियस ईयर के साथ, या फिर हम उसको कंपेयर कर सकें दूसरी कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ। स्प्लिटिंग का ये बेनिफिट है। बात समझ में आ गया? आज हमने स्प्लिट किया, जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड है, एक फाइनेंशियल ईयर में की बात करते हैं अभी, जैसे 2025 टू 2026, मतलब 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, ये फाइनेंशियल ईयर है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के साथ कि कितना ग्रोथ हुआ है। हम दूसरी कंपनीज के साथ भी कंपेयर करेंगे जो सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं, और हमारे बीच में कितना कंपटीशन है, कौन आगे है कौन पीछे। इसीलिए इकोनॉमिक लाइफ को हम स्प्लिट करते हैं पीरियोडिक इंटरवल में। अगर नहीं करेंगे तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं इनका बेसिक क्रक्स ही यही है कि कंपेरेबिलिटी ईजी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में यूनिफॉर्मिटी हो। अगर 10 साल की परफॉर्मेंस आप एक साथ लिखोगे तो आप कंपेयर कैसे करोगे? ठीक है, ये जो हमने स्प्लिटिंग की ये किसके बेसिस में की, किस कॉन्सेप्ट के बेसिस में की? एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस में, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस में, या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा स्प्लिट करने को, या फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट? तो आंसर होगा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक लाइफ को स्प्लिट करना है पीरियोडिक इंटरवल्स में, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके और उसके बाद उसको कंपेयर भी किया जा सके दूसरी कंपनीज के साथ। ठीक, डन। चलो, अच्छा, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है? एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ओनर्स होते हैं और साथ ही साथ जो आपकी कंपनी है, जो बिजनेस है, दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों एक लीगल एंटिटी नहीं है, ये सेपरेट लीगल एंटिटीज़ है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब इतना है, जो ओनर के पर्सनल एक्सपेंस होंगे, जो शेयर होल्डर के पर्सनल एक्सपेंस होंगे, वो कंपनीज के अकाउंट्स बुक में नहीं चढ़ेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस साल इस पीरियोडिक इंटरवल में, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जो भी आपने रिवेन्यू कमाया है कुछ प्रोडक्ट्स को बेच करके, उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ही आप इस फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर करोगे, बाकी एक्सपेंसेस को आप कंसिडर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10,000 प्रोडक्ट्स खरीदे इस साल और बेचे आपने 10,000 खरीदे और बेचा आपने 5,000 यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। 10,000 यूनिट खरीदा था हमने बट बेचा हमने 5,000। ये 5,000 यूनिट जो हमने बेच के रिवेन्यू कमाया है, कॉस्ट भी हम नहीं 5,000 यूनिट्स की ही लेंगे इस अकाउंटिंग पीरियड में। जब ये 5,000 सामान, जब हमारे 5,000 यूनिट्स बिके हैं, तो 5,000 यूनिट्स की ही कॉस्ट को हम इस साल लेंगे। बाकी 5,000 जो बच गए हमारे यूनिट्स, उसकी कॉस्ट को हम इस साल नहीं लेंगे। उसको कब लेंगे? उसको नेक्स्ट ईयर लेंगे, जब वो बिकेंगे तब। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। जब रिवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, उस रिवेन्यू से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसी को आप इस साल कंसिडर करोगे। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है कि रिवेन्यू
तब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब वो रियलाइज़ हो जाता है। अच्छा, रियलाइज़ हो जाने का मतलब क्या है? जब कैश मिल जाता है? गलत जवाब। रियलाइज़ होने का मतलब ये है जब राइट टू रिसीव पेमेंट इज़ एस्टैब्लिश्ड, मतलब हमें पेमेंट मिलनी है कस्टमर से, ये एस्टैब्लिश हो जाता है। सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं विद रिलेशन टू दी प्रोडक्ट। अब हमें ये कन्फर्म है कि हमें पेमेंट मिलनी है, तो ही हम तुरंत रिकॉर्ड कर देते हैं रेवेन्यू को। और सेम गोज़ विद द एक्सपेंसेस पार्ट। जब ये राइट एस्टैब्लिश हो जाता है कि हमें पेमेंट करनी है, तो तुरंत हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंट्स बुक में। हम कैश की पेमेंट का वेट नहीं करते। दिस इज योर एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो खाली एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एक्चुअली हम 5 से 4 कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ए परचेज्ड अ कार फॉर 5 लाख, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख and signing a 4 lakh bill payable due in 60 days. As a result of this transaction, what is going to happen? बड़ा इजी है। असेट आपको 5 लाख रुपए की आपने खरीद लिए कार, तो आपकी बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटी होती है, एक साइड असेट होता है। 5 लाख रुपए की कार बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कैश आपने 1 लाख रुपए दे रखा है। कैश भी असेट में होता है, तो 1 लाख आपका असेट साइड डिक्रीज भी हो जाएगा। टोटल असेट कितना बढ़ गया आपका? टोटल असेट बढ़ा आपका 4 लाख रुपये। अब 4 लाख आपका टोटल असेट बढ़ गया, ठीक है। और साथ ही साथ बोला है कि आपने 4 लाख रुपए का लोन भी ले रखा है। बिल्स पेबल मतलब एक तरह का क्रेडिट मिला है आपको 60 डेज के लिए। तो 4 लाख का आपका लोन या क्रेडिट भी लायबिलिटी साइड में बढ़ जाएगा। तो 4 लाख आपका लायबिलिटी साइड में बढ़ा है, 4 लाख आपका असेट साइड में बढ़ा है। समझ में आ गई बात? यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इस ट्रांजेक्शन के रिजल्ट से क्या होगा हमने डिस्कस कर लिया। चलो ऑप्शन देखते हैं हम। टोटल असेट्स इंक्रीज बाय 5 लाख, बिल्कुल गलत जवाब है। टोटल असेट इंक्रीज करेंगे 4 लाख से। 5 लाख की कार बढ़ी, ठीक है, बट 1 लाख का कैश भी तो गया है, वो नेगेटिव असेट डिक्रीज भी तो हो रहा है। ओवरऑल असेट इज इंक्रीजिंग बाय 4 लाख ओनली। टोटल लायबिलिटीज इंक्रीज बाय 4 लाख, पार्शियली करेक्ट, नॉट फुली, तो भी लीव करते हैं, आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। टोटल असेट इंक्रीज बाय 4 लाख विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी 4 लाख, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, डी भी गलत होगा ही, क्योंकि सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो, कैपिटल जो लाया है प्रोप्राइटर, वो किसका एग्जाम्पल है? असेट इंक्रीज एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। कैपिटल लाएगा तो कैश लाएगा है ना, असेट तो इंक्रीज कर रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। पहले ही आंसर सही लग रहा है, बट हम और भी देख लेते हैं चलो, क्योंकि अगर लायबिलिटी की जगह कैपिटल लिखा रहेगा तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो अभी हम देख लेते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। बी ऑप्शन सेज इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट। ये तो गलत है भाई, असेट तो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि कैश आया, कैपिटल आया है। सी ऑप्शन इंक्रीज इन असेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, गलत है, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज इन असेट डिक्रीज इन लायबिलिटी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल बढ़ जा रहा है और असेट तो आपका बढ़ रहा है क्योंकि कैश बढ़ रहा है। इजी। ये बेसिकली जो है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का रिजल्ट है। जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। हो सकता है एक अकाउंट लायबिलिटी साइड में हो सकता है एक अकाउंट असेट साइड में हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही अकाउंट असेट साइड में ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही अकाउंट लायबिलिटी साइड में ही हो। होने को कुछ भी हो सकता है, बट ये ज़रूर होगा कि 2 अकाउंट कम से कम इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तभी जो अकाउंटिंग इक्वेशन इंटैक्ट रहती है। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ओके, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन इंडिविजुअल असेट इज इंक्रीज्ड देयर विल बी करस्पॉन्डिंग। जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का ही ये रिजल्ट है, डुअल एंट्री सिस्टम। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का ही रिजल्ट है क्या? डुअल एंट्री सिस्टम। डुअल एंट्री सिस्टम मतलब एक को डेबिट करना, दूसरे को क्रेडिट करना। ठीक है, ये डुअल एंट्री सिस्टम होता है और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का ही रिजल्ट डुअल एंट्री सिस्टम होती है। हम अकाउंटिंग करते हैं डुअल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही, जो कि रिजल्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का। अब इसमें बोल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को इंटैक्ट रखना है। कह रहा है कि अगर एक असेट को आप इंक्रीज कर रहे हो, किसी भी असेट को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए करस्पॉन्डिंग दूसरा कोई भी अकाउंट इम्पैक्टेड होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया, ऐसा हो सकता है कि अगर एक असेट इंक्रीज करे अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस का मतलब है कि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए
मतलब टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी को इक्वल करने के लिए अगर एक असेट बढ़ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा असेट डिक्रीज कर जाए सेम अमाउंट से, तो भी नेट इम्पैक्ट असेट में 0 पड़ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर असेट साइड आप बढ़ा रहे हो तो लायबिलिटी साइड भी उतने से ही बढ़ा दो, तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। पास में आ रही है ना, लॉजिकल है, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इंडिविजुअल असेट बढ़ा था, इंक्रीज ऑफ अनदर असेट, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप एक असेट को बढ़ा रहे हो तो बैलेंस शीट को मैच करने के लिए दूसरा असेट भी कैसे बढ़ा सकते हो, फिर तो असेट साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल असेट 10 लाख है अभी इस टाइम पे, और टोटल लायबिलिटी भी 10 लाख है। अगर आपने किसी असेट को बढ़ा दिया 1 लाख से, तो आपका टोटल असेट हो गया 11 लाख। तो भाई 11 लाख 10 लाख के बराबर थोड़ी होता है। अब अगर आपने 1 लाख से एक असेट को बढ़ाया है तो बैलेंस करने के लिए आपको दूसरे असेट को कम करना पड़ेगा 1 लाख से, या फिर लायबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी 1 लाख से, तब दोनों दोबारा बराबर होंगे। पास में आती है, तो पहला ऑप्शन गलत है। हाँ, सेकंड ऑप्शन देखो सही लग रहा है, डिक्रीज ऑफ एनदर असेट, बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। 1 लाख से एक असेट बढ़ा, दूसरे असेट को 1 लाख से डिक्रीज कर दो, या फिर अगर डिक्रीज नहीं कर रहे हो तो लायबिलिटी को 1 लाख से बढ़ा दो, फिर से दोनों लोग बराबर हो जाएंगे। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी सारे गलत होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखना, हाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने बताया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अल्फा लिमिटेड। मशीनरी की कॉस्ट है जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2016 को 10 लाख रुपये, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 1 लाख रुपये, मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपये। ठीक है, और ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि वॉट एवर एक्सपेंसेज यू आर गोइंग टू डू टू ब्रिंग द मशीनरी और असेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि वो सारी की सारी कॉस्ट असेट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं हम। ठीक है, 10 लाख ये है, 1 लाख इंस्टॉलेशन है, तो कायदे से 11 लाख असेट की कॉस्ट हो जाएगी, बाकी चीज़ें नहीं दी हैं अगर तो। ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू 2017 को 12 लाख रुपए हो गई है। क्या मार्केट वैल्यू आप अपनी बुक्स में 12 लाख लिख दोगे असेट की वैल्यू? जी नहीं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम कॉस्ट में ही लिखते हैं। कॉस्ट में परचेज वैल्यू भी आती है, एक्विजिशन वैल्यू भी आती है, साथ में इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी कॉस्ट है सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दी मशीनरी टू द डिजायर्ड लोकेशन एंड कंडीशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट वैल्यू हो गई 2017 को 12 लाख रुपए। कंपनी ने किया क्या? जब कंपनी ने एनुअल अकाउंट्स को फाइनलाइज किया, कंपनी ने वैल्यू रख दी मशीनरी की 12 लाख रुपए, तो कंपनी ने बिल्कुल गलत कर दिया है, होगी वैल्यू 11 लाख रुपए ही। कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें कॉस्ट में ही रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड बाय दी अल्फा लिमिटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कंपनी ने 12 लाख रुपए में असेट की वैल्यू रख दी है तो कौन से कॉन्सेप्ट को वायलेट किया है? कॉस्ट को, मैचिंग को, अक्रूवल को, पीरियोडिसिटी को? तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दिया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कनिका एंटरप्राइजेस फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू व्हाट? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एक एंटरप्राइज है जिसने डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन वैल्यू मेथड कंसिडर किया है। अच्छा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं ब्रीफली। मान लो 1000 रुपये का असेट है, 10% इसमें अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो 100 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया पहले साल। एट द एंड ऑफ द ईयर जो वैल्यू होगी वो कितनी बचेगी असेट की? 900 रुपये बचेगी। अब अगले साल 10% लगेगा 900 रुपये का, मतलब 90 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर। अब उसके नेक्स्ट ईयर कितना अमाउंट बचेगा असेट का? 900 में से 90 हटाओ, कितना बचेगा? 810। फिर उस ईयर जो लगेगा डेप्रिसिएशन वो 81 रुपये लगेगा। तो मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड इसलिए बोल रहा है कि असेट की वैल्यू हर साल डिक्रीज करते जा रहे हो, सेम डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज करता जा रहा है हर साल। पहले 100 था, फिर 90 हुआ, फिर 81 हुआ। इसे कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बार रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया कंपनी ने, अगले साल भी वही यूज़ कर रही है, फिर उसके अगले साल भी वही यूज़ कर रही है, बट क्यों कर रही है, किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रही है कंपनी? तो कंपेरेबिलिटी आंसर है कि कन्वीनियंस आंसर है कि कंसिस्टेंसी आंसर है कि कंजर्वेटिज्म आंसर है? बड़ा इजी है, कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी। एज द नेम इज सजेस्टिंग, कंसिस्टेंसी मीन्स कि वट एवर पॉलिसी यू आर यूजिंग इन अ करंट ईयर और इन एनी ईयर, दैट पॉलिसी यू आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द फर्दर ईयर्स एज वेल। वाई यू आर डूइंग दैट? सो दैट द कंपेरिजन इज ईजी, जिससे कि आप कंपेयर कर सको इस फाइनेंशियल रिजल्ट को पिछले साल के फाइनेंशियल रिजल्ट से। अगर पॉलिसी अलग अलग यूज़ कर लोगे तो कंपेरिजन ईजी नहीं होगा ना, ये लॉजिक है। बात समझ आती है? ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंसिस्टेंसी। इजी इनफ।
क्वेश्चन नंबर 7, और ये PYQ है, यूपीएससी के EPFO एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, गोल्ड माइनिंग कंपनीज के केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग पीरियड में हम कब करते हैं? इन विच गोल्ड इज डिलीवर्ड, और इन विच गोल्ड इज सोल्ड, और इन विच गोल्ड इज माइंड, और इन विच गोल्ड इज आइडेंटिफाइड टू बी माइंड। अब नॉर्मल केस सिनेरियो में मान लो कि अगर आप ये मोबाइल बेच रहे हो, बॉटल बेच रहे हो, उस केस में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करते थे? जब आपका प्रोडक्ट्स बिक जाते थे, या जब आपका यूनिट बिक जाएगा तो आप क्या करोगे, और राइट्स एंड रिवॉर्ड जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अगर वो ट्रांसफर कर दिया अपने बायर को, तो आप क्या करते थे, अपने अकाउंट्स बुक में एंट्री कर देते थे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देते थे। ठीक है, क्योंकि यू आर श्योर कि आपको पेमेंट मिलनी है, आपका सामान बिक गया है या फिर बिकने वाला है। जब आप कंफर्म हो कि आपको पैसे मिलने ही मिलने वाले हैं, सिंपली तो आप रिकॉर्ड कर देते थे। लेकिन गोल्ड माइनिंग कंपनीज के केस में आप सेल करने तक का वेट भी नहीं करोगे। क्यों? आप कहोगे ये एक्सेप्शन कैसे है? आंसर वैसे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सोल्ड होना चाहिए ना, बट मैं आपको बता दूं आंसर सोल्ड नहीं होगा। यहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल वैसे काम नहीं करेगा जैसे बाकी प्रोडक्ट्स में करता था। क्यों? देखो बात समझो, गोल्ड एक हाईली लिक्विड कमोडिटी है। ये कमोडिटी है ऐसी जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश। जब गोल्ड आपके हाथ में आ गया ना, तो आप सोचोगे आपके पास हाथ में पैसा ही आ गया, क्योंकि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। ये आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि गोल्ड बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और ये कोटेड होती है वैल्यू, हर दिन की गोल्ड की वैल्यू होती है, कोटेड वैल्यू होती है ना। एज सुन एज आपने माइन कर लिया, आपको पता है ये कितने में बिकने वाला है आज की डेट में, आपको वेट नहीं करना है एक्चुअली सेल करने का हम वेट उन कमोडिटीज में करते थे जहां पे सेल होने ना होने का रिस्क है। मान लो बच गई कमोडिटी, ऑब्वियसली बात है बच सकता है। मोबाइल आपने खरीदा, बहुत सारा ट्रेडिंग करते हो मोबाइल की, आपने खरीदा, मोबाइल आपका ना बिका मान लो, तब आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बिना बिके हुए। बट गोल्ड आप कर सकते हो, कि गोल्ड तो मार्केट है हमारे पास, ऑर्गेनाइज मार्केट है, कोटेड वैल्यू है उसकी। गोल्ड के केस में जब गोल्ड माइनिंग की कंपनी के केस में जब आपने गोल्ड माइन कर लिया, आप इंस्टेंटली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना है कि आपको कि बेचे तब आप रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है। देखो, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि IFRS और गैप, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करते हैं हम? जब हम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को, ओनरशिप से रिलेटेड जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है उसको ट्रांसफर कर देते हैं बायर को, तब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है, जब हम ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन गोल्ड माइनिंग की कंपनीज के केस में, गोल्ड माइनिंग के इंडस्ट्रीज के केस में कुछ एक्सेप्शन है। गोल्ड की एक्टिव मार्केट है जिसमें कि कोटेड प्राइस है, हर दिन का प्राइस फिक्स है, और आउटपुट जो है रेडली मार्केटेबल, आप तुरंत बेच सकते हो। तो रेवेन्यू को किसी भी टाइम आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, प्रोडक्शन के टाइम पे। प्रोडक्शन मतलब माइनिंग के टाइम पे। गोल्ड का प्रोड्यूस तो नहीं करोगे ना, माइन करोगे। इसीलिए जैसे ही माइन करते हो वैसे ही आप इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट बॉक्स में बना भी हुआ है, वाई माइंड इज एक्सेप्टेबल फॉर गोल्ड टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। गोल्ड का क्या है? यूनिवर्सली कोटेड मार्केट प्राइस है, और ये हाई लिक्विडिटी है, कभी भी बेच सकते हो, बेचने की तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी PYQ है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये भी PYQ है बट इजी PYQ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IFRS? अभी तक आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझा है, गैप भी समझा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो US यूज़ करती है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो USA यूज़ करती है। हम लोग इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं ना हम, वो बेस्ड होते हैं IFRS पे ही। IFRS क्या है? यह है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑप्शन तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका। ए है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और बाकी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड तो नहीं है आंसर, इंडियन फाइनेंशियल नहीं है आंसर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम भी नहीं है। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, बट मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि है क्या। मैंने आपसे कहा था कि हम जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम कर रहे हैं, जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, या जो अभी तक हैं, वो बेस्ड है IFRS में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो ग्लोबली अप्लाई होते हैं कंपनीज में। 140 से ज़्यादा कंट्रीज इन स्टैंडर्ड्स को
कंसिडर करती है, इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही अपनी अकाउंटिंग करती है। बट इंडिया ने डायरेक्टली IFRS को अडॉप्ट नहीं किया, डायरेक्टली इसको अडॉप्ट नहीं किया, बट हमने क्या किया, इसके बेसिस में अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। इसी के बेसिस पे है, थोड़ी हमारी मैक्रो कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है ना, इससे थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट किया, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सेम हैं IFRS से, बिल्कुल सेम ही सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। सेम क्यों नहीं ले लिया हमने IFRS को, क्योंकि हमारे थोड़े इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हैं। इंडिया थोड़ी सी टिपिकल केस है, जानते हो आप लोग, है ना। यहाँ GDP बहुत हाई है, लेकिन इनइक्वालिटी भी बहुत हाई है, ठीक है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो थोड़ा सा टिपिकल केस है इंडिया का, इस वजह से हमने IFRS को डायरेक्टली कंसिडर नहीं किया, हमने अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया IFRS के बेसिस पे ही। ये बात समझ आती है। चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आंसर तो इसका इजी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बट समझना जरूरी था कि IFRS होता क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 says which of the following accounting concept is applied by the entity when events such as new competitor entering the market and rift between the production and marketing departments are not disclosed in the books of account। अब क्यों डिस्क्लोज करोगे, ये सब थोड़े डिस्क्लोज करते हैं। आपने का एक नया कंपटीशन आया मार्केट में, और आपका कंपनी की मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी प्रोजेक्ट को लेके थोड़ा डिबेट हुई, या फिर थोड़ा कह लो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हुआ। इस चीज़ को आप डिस्क्लोज थोड़ी करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में। तो ये किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि जिस चीज़ को आप, जिस ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजर कर सकते हो, उसी को रिकॉर्ड करोगे? ये आपका कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आंसर होगा इसका सिंपली मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इजी मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज ही बताया था, रिवेन्यू रिकॉग्निशन भी बताया है, कब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में बताया था ना। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बात करता है रिवेन्यू की भी और एक्सपेंसेस की भी। ऑन दी अदर हैंड रिवेन्यू रिकॉग्निशन बात करता है सिर्फ रिवेन्यू की। ये डिफरेंस है दोनों में, रिवेन्यू सिर्फ रिवेन्यू की बात करेगा, अक्रूवल दोनों की बात करेगा, रिवेन्यू की भी और एक्सपेंसेस की भी। बात एक ही चीज़ कहते हैं दोनों। कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलो 10 क्वेश्चन, ये मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, ये आपका होमवर्क है, वीडियो को पॉज करोगे फिर पढ़ना। मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे फिर आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो, और मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, बट वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, पहले अच्छे से पढ़ना, स्टेटमेंट बेस्ड है, क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब आपको अगर और प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, ईजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्टी। देखो एक डिफिकल्टी लेवल ईजी से ही जाएगा, ईजी मॉडरेट डिफिकल्ट, एकदम से डिफिकल्ट में ले आऊँगा आपके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए लेवल वाइज। तो हमारे पास आपके लिए 3 कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के, और अच्छा बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है वैसे इफ एग्जाम में, पिछले साल का PYQ देख सकते हैं। कंसेप्चुअल अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं दे सकते आपको, जैसे CA में आते हैं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। ये ध्यान रखनी है, ये लोगों की गलतफहमी है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नहीं आते हैं। PYQ देखना आपको, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, चाहे वो SEBI हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो। टेस्ट सीरीज हो गया। टेस्ट सीरीज प्लस में क्या है, आपको इसमें सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट्स की ही टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक्स मिलेंगे, जैसे अकाउंटेंसी, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉ, जो आपने UPSC CSE के एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं जनरली, उनको छोड़ के जो कंपोनेंट्स बचे, जो कंपोनेंट्स स्पेशल कंपोनेंट्स जो UPSC EPFO में आते हैं, उन सब की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज प्लस में। मास्टर कोर्स में आपको सारे कंपोनेंट्स के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक्स सब मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ से अगर आपको पूरा पढ़ाई करनी है तो आप मास्टर कोर्स पे मास्टर कोर्स पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, डन। चलो बस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।